हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल सोनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडिया झुंझुनू। आइडिया झुंझुनू में आपका स्वागत है। हमने कल एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने एरर डिटेक्शन पार्ट 1 पढ़ाया था। अब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे एरर डिटेक्शन 2 कि आपको एरर फाइंड आउट करने का एक तरीका बताया था, बेहतरीन तरीका बताया था। देखो, एरर फाइंड आउट करने का मैंने आपको ये पैटर्न होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने के 4-5 तरीके होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन होता है एरर डिटेक्शन में। मैंने बताया था इनमें आपको पार्ट दे रखे होते हैं, इनमें आपको 4-5 पार्ट दे रखे होते हैं। आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, ग्रामेटिकल रूल, कुछ वोकेबलरी रूल्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि एरर डिटेक्ट होने के बाद जिस पार्ट में एरर होगी वो पार्ट उसका करेक्ट आंसर होगा। भाई आपने एरर किस में डिटेक्ट की है। तो आगे वाली कड़ी में पढ़ते हैं। देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा है 5 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। मैं सेंटेंस को आपको पूरा का पूरा जो बेसिक बातें हैं वो समझाऊंगा। कुछ रूल्स है जो आप नोट करते रहना, क्योंकि एक एग्जांपल से मैं आपको मेरा बेसिकली मतलब एक एग्जांपल पढ़ाने का नहीं है। मेरे एक मतलब है सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखा हो उसकी प्रॉपर्टी बताने का मकसद है। तो मैंने एक एम लेके चला हूं कि भाई आप सीखो तो एक सेंटेंस तक ही सीमित नहीं रह सकता, आपके क्राइटेरिया उससे आगे होना चाहिए। देखो, सेंटेंस में एक शब्द लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5। क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है। तो याद रखना 5 क्या होता है? 5 एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव है? न्यूमेरिकल। आप कैसे फाइंड आउट करोगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव? कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव संख्या बताएगा। तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का टाइप है 5 संख्या बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव क्यों भी? क्योंकि 5 किसकी संख्या बताएगा? कोई ना कोई नाउन होंगे। यहां नाउन क्या वर्ड है? समन्स। हमें ये देखना है कि समन्स होता क्या है, वो आगे की बात है। पहले अपन को ये समझना है कि समन्स एक नाउन है। अब आप बोलोगे 5 क्या हुआ? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हुआ। अब 5 के बाद 5 होते हुए, अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल चाहिए। तो ध्यान रखना, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 1 मोर देन 1, एक से ज्यादा जितने भी लिख दो। तो उसके बाद में आपको कैसा नाउन चाहिए? प्लूरल चाहिए। कैसा नाउन चाहिए भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। यस और नो? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 स्टूडेंट नहीं लिख सकते अपन। 5 स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की फॉर्म में है, अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल है, ये नाउन ही प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो 5 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास, कि 5 विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं। अब आप लोग क्या समझोगे चीज से? पहली चीज समझने लायक क्या है? आप देखोगे इसका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कितना है? 5। हाँ, यहां 1 होता तो यहां वॉज करके अपन सही कर लेते, क्योंकि 1 स्टूडेंट सिंगुलर, वॉज सिंगुलर होती है। तो याद रखना स्टूडेंट नहीं आएगा, यहां स्टूडेंट से गलती है। क्या आएगा भाई? स्टूडेंट्स आएगा। क्या आएगा? स्टूडेंट, क्योंकि 5 स्टूडेंट नहीं होता बल्कि 5 स्टूडेंट्स होता है। अब याद रखना, देखो 5 समन्स। अब बात करें अपन समन्स के बारे में, तो समन्स का प्रॉपर्टी देखते हैं कि समन्स क्या होता है, कैसा नाउन है, हमें दिख कैसा रहा है भाई समन्स। क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में आने का मतलब क्या है? समन्स एक वर्ड होता है ना। समन्स का मतलब क्या होता है? समन्स का मतलब होता है न्यायिक बुलावा। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन? न्यायिक बुलावा। मतलब कोई भी न्यायालय किसी भी क्रिमिनल को समन्स भेजती है। समन्स भेजने का क्या मतलब होता है? न्यायिक बुलावा। यानी न्यायालय से जो बुलावा भेजा जाता है, भाई आओ प्रेजेंट हो कोर्ट में, उसे क्या बोलेंगे? समन्स बोलेंगे। अब समन्स का मतलब तो हम लोगों ने जान लिया, हिंदी में न्यायिक बुलावा होता है। ये समन्स वर्ड क्या है? याद रखना, ये समन्स ऐसा नाउन है। मैं पहली बात तो समन्स कैसा शब्द होता है? समन्स एक नाउन होता है। याद रखना, समन्स क्या होता है? नाउन होता है। और ये समन्स जो नाउन है वो कैसी फॉर्म में होता है भाई? सिंगुलर फॉर्म में। कैसी फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में। ये आपको दिख कैसा रहा है? ये दिख कैसा रहा है? प्लूरल फॉर्म में। जो अपन नहीं मानेंगे, इसको प्लूरल नहीं होता है भाई। ये समन्स वर्ड जो है वो कैसा है? सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ड है और 5 क्या बोलेगा? 5 बोलेगा मेरे बाद में कैसा नाउन आना चाहिए? प्लूरल। तो याद रखना, समन्स का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा, आपको पता है ऐसे शब्द जिनके एंड में एस हो तो उसमें क्या ऐड कर दो? ईएस ऐड कर दो और वो प्लूरल बन जाता है।
तो याद रखना समन्सेज वर्ड क्या होता है, समन्सेज वर्ड क्या होता है, ये प्लूरल वर्ड है। क्या है भाई, प्लूरल वर्ड। तो याद रखना समन्स कैसा वर्ड है, सिंगुलर, और समन्सेज कैसा वर्ड है, प्लूरल। हाँ, एक वर्ड होता है समन, ये वर्ड भी होता है इंग्लिश में, इसका भी एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, ये समन का मतलब क्या है, ये वर्ब होती है। क्या होती है भाई, ये वर्ब होती है, ये वर्ब है। वर्ब होने से मतलब समझे आप इसको कि समन वर्ब है। यहां आप देखोगे ना कि 5 के बाद में आपको नाउन चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। वर्ब तो आ नहीं सकती, तो वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब इसको क्या लिखा जाना चाहिए, समन के स्थान पे क्या आएगा, समन्स के स्थान पे क्या आएगा, समन्स आएगा। क्या आएगा भाई, समन्स। अपन ने ना एरर तो डिटेक्ट, समन्सेज आएगा, एरर तो अपन ने डिटेक्ट कर ली है। एरर कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। समन्स वर्ड गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए था, समन्सेज आना चाहिए था। इज द पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5 समन्सेज हैव बीन, हैव क्यों आया, नाउन प्लूरल, हैव बीन इश्यूड, कि भाई उसको 5 बार न्यायिक बुलावा भेज दिया गया है बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसके द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा उसको 5 बार समन्स भेज दिए गए, समन्सेज भेज दिए गए। बट ही हैज नॉट, एक बात ध्यान रखना, येट जो है क्या भाई शब्द, अब इसको रिमूव करता हूं, इरेज करता हूं, थोड़ा सा और बता रहा हूं सेंटेंस के बारे में, याद रखना, आप नोट करते रहो, आपके लिए इजी हो जाएगा भी एरर डिटेक्ट करना। और ये पार्ट हर एग्जामिनेशन में आता है। एक YET एक शब्द होता है सो फार, इनका दोनों का मतलब सिमिलर जैसा ही है, अब तक या अभी तक। सो फार, ये दोनों जो एडवर्ब है, पहली बात तो ये क्या डिनोट करती है, एडवर्ब है। और एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो करती है भाई, किसको शो करती है, टाइम को शो करती है। येट और सो फार, येट और सो फार हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, क्या होता है, हैज, क्योंकि यहां परफेक्ट वर्ड है ना, और अपन को क्या चाहिए, परफेक्ट एक्सपेक्ट चाहिए, और परफेक्ट एक्सपेक्ट 3 होते हैं, हैज, हैव और हैड। हैज हैव सिंगुलर, तो यहां क्या चाहिए अपन को, हैज हैव चाहिए। और वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता है परफेक्ट एक्सपेक्ट कहीं भी आए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स। अभी हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब ध्यान में रखना, बात क्या हुई प्रेजेंट परफेक्ट की, दूसरी क्या है भाई, येट और सो फार हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। कौन से सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव। देखो आप देखोगे ना, यहाँ हैज मिला, हैज के बाद में टेंड की थर्ड फॉर्म टेंड, जो सही है। और आपको क्या भी मिला भाई, नोट भी मिला। नोट ने किसको देखा, येट को देखा, कि येट एडवर्ब आते ही नोट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो नोट के बाद में सेंटेंस फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। टेंड आपका मतलब होता है वो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ कोर्ट में, उसको 5 बार न्यायिक बुलावा भेज दिया गया। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में आपके आंसर दूंगा। जो भी आपको टॉपिक से वाइज रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, तो मैं दूर करूंगा भाई कंफ्यूजन का। पहला समझ में आया होगा आई थिंक, मैंने पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। एरर डिटेक्शन बताया गया है कि समन्स वर्ड सिंगुलर होता है, समन्सेज कैसा होता है, प्लूरल वर्ड। तो यहाँ प्लूरल 5 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, समन्सेज आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट लिखा है भाई, आई सीन दैट इट इज गेटिंग डार्कर नो एरर। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट 3, और आपको पता है चौथा तो होता है नो एरर का, इसमें कोई गलती नहीं है। अब 2-3 चीजें बता रहा हूं, देखो। पहली चीज, आई क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्टिव केस में होता है, माई इसका पॉजिटिव केस, मिस का ऑब्जेक्टिव केस। आई सीन, सीन जो है, सीन क्या है भाई, मैन वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। किसकी, सी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एक बात देखो, सेंटेंस में आप लिखते हो कि आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या रख सकते हो, मेन वर्ब रख सकते हो। क्या रख सकते हो, मेन वर्ब। अब एक बात देखो, सीन कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल, मैटर नहीं करेगा आपको, बस आप नोट कर सकते हो। सी की थर्ड फॉर्म सीन हेल्पिंग वर्ब।
याद रखना कभी भी सेंटेंस में ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप मेन वर्ब की कैसी फॉर्म रख दो, थर्ड फॉर्म रख दो, कभी भी नहीं आ सकता। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप रख रहे हो ना तो ध्यान में होना चाहिए ये हमेशा सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को साथ रखेगा। तो यहां देखोगे सीन वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है। इसका रीजन ये हुआ क्योंकि सीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, सीन नहीं आ सकता। अब आएगा क्या वो भी देखेंगे। तो सीन नहीं आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म रखो या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओ भाई, एस या ईएस, ये आ सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन अपने पास बचता है मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगा सकते हो हेल्पिंग वर्ब की इनके साथ। हाँ एक बात और बताता हूं, थर्ड फॉर्म को तो कौन चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी होता है इससे पहले, लेकिन आप फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो। और अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना तो इसके साथ भी किसका यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो इसमें क्या रखेंगे, देखो सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ आप देखते हो दो क्लास दे रखी है दैट के साथ, दैट कंजक्शन है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो आप यहाँ प्रेजेंट टेंस लगाओगे। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, V1, तो V1 क्या हो जाएगी इसकी, C हो जाएगी। समझ आई बात, बोला क्या मैंने, सुनो ढंग से, कि अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, तो ये चीज गलत थी। अपन को एरर तो पता चला, एरर तो अपन को पता चला, एरर तो अपन को पता चला कि जो क्या था, एरर तो अपन को पता चला कि सीन नहीं होगी, एरर तो अपन को पता चला कि फर्स्ट पार्ट में एरर सीन नहीं होगा, तो होगा क्या, सी हो गया। इज द पॉइंट क्लियर। अब बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप नोट करते रहिए हर चीज एक बताइए। हाँ एक बात और, सॉरी, गेटिंग जो वर्ड है इसके बाद मैंने डार्कर लिखा है, याद रखना डार्कर क्या है, डार्कर कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है। कैसी डिग्री का एग्जांपल है, कंपैरेटिव डिग्री। एज वी नो कुछ शब्द होते हैं, जैसे शब्द हुआ गेटिंग, जैसे शब्द हुआ बिकमिंग, जैसे शब्द हुआ बिकमिंग, ग्रोइंग, ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो ईआर लगते ही वो क्या बनता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो याद रखना गेटिंग डार्कर होगा। इज द पॉइंट क्लियर। आप लिख सकते हो, मैंने ग्रामेटिकल रूल बताया आपको 4-5 इसमें, तो आप यूज कर सकते हो इसका। थर्ड जो एग्जाम्पल है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religions of others as much as his own knower। इसका ये पहला पार्ट था, इसका ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा और चौथा। पता ही आपको नो एरर का चौथा। तो आप आंसर क्या करोगे इसका, बताओ, देखो एक बार इसको नोट करो। Our professor taught us that one should respect the religions of others as much as his own। मैंने 2 बार पढ़ा है सेंटेंस को, आपको ही पढ़ना एक बार। देखो, our professor, our पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या चाहिए, नाउन जो मिल रहा है। तो इसका मतलब आवर प्रोफेसर कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है। टोट अस, टोट क्या है, टोट मैन वर्ब की कैसी फॉर्म है भाई, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टोट कैसी फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बताया था अभी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैन वर्ब डायरेक्ट लिखी गई है। अस, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। वी का कैसा कैसा भाई, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ वी का पजेसिव एडजेक्टिव आया, यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव केस आया। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। हमने कल एरर डिटेक्शन में आपको बताया था मैंने कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब होती है। तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। दैट क्या है, कंजक्शन की फॉर्म में है। दैट क्या, हाँ कंजक्शन है भाई, दैट क्या है, कंजक्शन है, यानी जोड़ रहा है, संयोजक, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दिक्कत ही नहीं है। वन, याद रखना, देखो वन, एक वन क्या है, मैंने आपको बताई थी 2-3 चीजें कि आपको पता है वन जुड़ो, थिंग जुड़ो या बड़ी जुड़ो। किसी भी शब्द के आगे अगर ये 3 शब्द जुड़े हुए ना तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। क्या प्रोनाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है।
इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखना। तो जैसे मैं बोलूं एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, समबडी, नो वन या नन, नथिंग, नोबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। तो आपको जनरली क्या होना चाहिए? ऐसे शब्द जिनके आगे वन जुड़ा हो, थिंग जुड़ा हो या बॉडी जुड़ा हो, वो क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और वन अपने आप में भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अकेला वन भी क्या होता है भाई? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या? देखो, हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ONE हो, क्या हो भाई? वन हो। याद रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो याद रखना इसका सब्जेक्ट तो आपको लिखा मिलेगा वन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। मतलब वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वन। और वन का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? वन। और इसका पॉजेसिव केस क्या होता है? वन अपोस्ट्रोफी एस, वन अपोस्ट्रोफी एस। तो ध्यान रखना, ज्यादा एरर यहां मिलती है वंस में। हिज, हर, इट्स और देयर, इनका यूज नहीं होता है इस वाले सेंटेंस में। आपको सीधा सीधा ये बात समझ में आनी चाहिए, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है ना, वन होता है, तो उसका पॉजिटिव केस वंस ही मिलना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं हिज, हर मिल रहा होगा। देखो, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज। यहाँ हिज क्या है भाई? इनकरेक्ट है। यहाँ क्या होना चाहिए था? वंस आवन। क्या होना चाहिए था? वंस आवन। इसका मतलब क्या होता है? और प्रोफेसर टोट अस, हमारे प्रोफेसर हमें सिखाया था कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर, कि एक इंसान को दूसरों के धर्म का उतना ही पालन करना चाहिए एज मच एज ही जावन, सॉरी, एज मच एज वन सावन, जितना वो खुद का करता है कि दूसरे धर्म का भी सेक्युलर, मतलब सेक्युलर धर्म निरपेक्ष बनना चाहिए अपन को, एज मच एज वंस आवन। अब एक बात देखना लायक बात क्या है इसमें, एरर तो अपन को पता चली कि वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं आएगा, वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वंस आएगा। ये तो अपन को पता चला, बट एक चीज और है इसमें, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, एक रूल और बता रहा हूं, एज मच एज। देखो, एक कंजक्शन होता है, एक कंजक्शन होता है, मैं इनको रिमूव कर देता हूं। एक कंजक्शन होता है सो एज, एक कंजक्शन होता है एज एज। ये दो कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन जानते हो ना, संयोजक शब्द जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी शब्द को, वर्ड्स को या किसी भी क्लास सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करेंगे? सो करे। सो एज या एज एज कंजक्शन है, दो कंजक्शन का टाइप है। ये तो आता है नेगेटिव में, कौन से सेंटेंसेस में आता है? नेगेटिव में। और ये आता है अफर्मेटिव बोल सकते हैं या पॉजिटिव बोल सकते हैं अपन इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है और ये क्या आता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी सो एज बोल सकते हैं, एज एज बोल सकते हैं। इनके बीच में अगर एडजेक्टिव आएगा ना, मच एक एडजेक्टिव होता है, आप पढ़ते हो मच और मैनी डिटर्मिनर, मच और मैनी क्या होते हैं? डिटर्मिनर। और आपको पता है डिटर्मिनर किसका भाग होता है? एडजेक्टिव का। तो मच क्या है? एडजेक्टिव है। और मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है। कैसी डिग्री में आ रहा है? पॉजिटिव डिग्री में। रूल भी यही कहता है कि इनके बीच में अगर डिग्री एडजेक्टिव आएगा तो कौन सी डिग्री में आना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में। तो मच यहाँ क्या था? एकदम सही। इसका मतलब आपको पता चला। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, मैं बोल रहा हूँ यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, तो याद रखना उसका पॉजेसिव केस हिज, हर, इट्स, देयर नहीं बनेगा। उसका पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नो सूनर हैड सी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट ऑफ द टाउन। नो एरर। इसमें क्या लिखा मैंने? नो एरर। देखो क्या है, बात क्या है इसमें, जो बात थी वो क्या होगी? जैसे ये नो सूनर, मैं कुछ लिख रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। नो सूनर लिख सकते हैं
हार्डली लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं स्केर्सली लिख सकते हैं। नो सूनर लिख सकते हैं, हार्डली लिख सकते हैं, स्केर्सली लिख सकते हो। इन शब्दों की प्रॉपर्टी देखो क्या है। इसके बाद में जो कंजक्शन है वो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, देन आना चाहिए। नो सूनर, मैंने बताया आपको कि नो सूनर के बाद में कंजक्शन क्या यूज होता है, देन। देखो बात क्या है, समझने लायक बात क्या है, नो सूनर के बाद में देन तभी आएगा जब कोई ना कोई सेंटेंस दे रखा हो, सेंटेंस के बीच में देन आएगा। हार्डली और स्केर्सली के बाद में क्या आता है, व्हेन। ये इंपॉर्टेंट रूल होता है भाई कि हार्डली, नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली, सॉरी, नो सूनर के बाद में तो कंजक्शन किसका यूज होता है, देन का यूज होता है। किसका यूज होता है, देन का यूज होता है। और हार्डली और स्केर्सली के बाद में किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है। किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है। पहला रूल तो ये, नो सूनर, देन, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। अब इससे आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जामिनेशन के व्यू से। देखो ये तो इजी सा था कि नो सूनर के बाद में क्या आया, देन, हार्डली और स्केर्सली के बाद में क्या आया, व्हेन आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे इसका एक्सटेंट रूल क्या है, एक्सटेंट लेवल क्या हो सकता है इसका, तो याद रखना। देखो मैं इसको रिमूव करता हूं, पहली चीज अब मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन था तो मुझे अलग लिखना पड़ा। अब मैं लिख रहा हूं कुछ शब्द, जैसे मैंने लिखा नो सूनर, या मैं एक शब्द लिख दूं पहले, नेगेटिव, नेगेटिव एडवर्ब। जनरली अपन इसको एडवर्ब मानेंगे, या जनरली अपन ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव वर्ड लिख सकते हैं। जैसे नेगेटिव वर्ड बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा, यदि कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, नेगेटिव वर्ड, एज, नो सूनर, स्केर्सली, हार्डली। अगर कंजक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं तो इनके बाद कैसा केस चाहिए अपन को, इन्वर्जन केस भी चाहिए भी। अब इन्वर्जन केस क्या होता है, इन्वर्जन दो प्रकार से होता है, एक तो पार्शियल इन्वर्जन केस, एक होता है फुल इन्वर्जन केस। पार्शियल में क्या होता है, आंशिक, तो अपन को पार्शियल ही देखना है। आपको जनरल सी बात बता रहा हूं कि इन्वर्जन केस क्या होगा। इन्वर्जन केस होने का मतलब क्या है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा किससे पहले चाहिए, और सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में फुल स्टॉप भी आएगा। बात समझने लायक क्या है, इन्वर्जन केस क्यों बोला मैंने, इंटरोगेटिव केस क्यों नहीं बोला। इंटरोगेटिव केस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा, और वो इन्वर्जन केस में क्या होगा, इन्वर्जन केस का कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताएगा और उसमें फुल स्टॉप लगा होता है। अगर इंटरोगेटिव होता ना तो क्वेश्चन मार्क आता। दो यहाँ देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, नो सूनर से। किससे हुई भी, नो सूनर। इन्वर्जन केस को फॉलो कर रहा है, सी सब्जेक्ट है, सी से पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैड आया। हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैड आया। और हैड के बाद में अपन को क्या चाहिए, हेड के बाद में अपन को क्या चाहिए, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को दे रखी है। लेकिन देखो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन दैट। कंजक्शन दैट नहीं आएगा नो सूनर के बाद। नो सूनर के बाद में फिक्स कंजक्शन होता है। फिक्स कंजक्शन कौन सा होता है भाई, देन। तो इसमें गलती क्या होगी, आपको पता चला होगा कि नो सूनर के बाद देन, मैंने बताया कि नो सूनर के बाद देन आएगा, तो यहाँ दैट नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, देन हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट ऑफ द टाउन। इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो पहुंची, वो लड़की सी वो पहुंची, उसके दोस्तों ने उसके लिए रिसेप्शन अरेंज किया इन हर होनर, उसके सम्मान में, इन द बेस्ट रिसोर्ट ऑफ द टाउन, कस्बे के सबसे बेस्ट रिसोर्ट में। अब बात क्या है, मैंने बोला नो सूनर के बाद में आपको डायरेक्टली देखना है कंजक्शन क्या है, देन है, तो सही है। पहली बात ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली से होती है। इन्वर्जन केस को देखो, इन्वर्जन केस क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले मिलती है, हैड पहले मिला, सी हैड होता। ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता ना सी हैड, तो पहले वाला पार्ट भी गलत हो जाता, तो अपन को दो पार्ट तो गलत दे नहीं सकता, इसलिए इसको लिखेंगे अपन हैड सी। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलिजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर। पेशेंटली का मतलब क्या होता है, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्य पूर्वक। क्या होता है, पेशेंट यानी धैर्य, और पेशेंटली, डिलिजेंटली का मतलब होता है मेहनती तौर पर, मेहनती तौर पर।
इन ए हार्ड वर्किंग वे, किसमें भाई मेहनत के तौर पर काम करते हैं। अब एक बात सोचो, माधुरी एंड आई, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, एंड के इधर क्या मिला आपको, कोई ना कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, पता है अपन को सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। माधुरी क्या है, नाउन, तो एंड के इधर क्या मिला, माधुरी, और आई क्या है, प्रोनाउन, यानी दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। तो वर्ब कितनी कैसी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल आने का रीजन क्या है, एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो और वो दोनों सब्जेक्ट कंपाउंड फ्रेज ना हो। कंपाउंड फ्रेज का मतलब हमें बुक्स में मिलता है पेयर वर्ड, वो कंपाउंड फ्रेज होती है। कंपाउंड फ्रेज का मतलब ये होता है कि आप दो शब्द का सेंस एक ही देते हो, लेकिन यहाँ माधुरी और आई एक ही सेंस नहीं दे रहा, दो अलग अलग है। तो वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल, हैव प्लूरल ही होती है भाई, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, बढ़ते जाओ आगे। हाँ, इसका एक प्रोनाउन ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या है, ये कैसा पर्सन है, ये कैसा पर्सन है भाई, ये थर्ड पर्सन है, और ये कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो याद रखना इसका प्रोनाउन यही होता है 2 3 1। क्या होता है भाई, 2 3 1। तो 2 तो है नहीं, तो 3 पहले आएगा और 1 पहले आएगा, तो 3 तो पहले आ रहा है और 1 इसके बाद आ रहा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरली क्या होता है, हम अगर ऐसे सेंटेंस देखते हैं ना, माधुरी एंड यू, माधुरी एंड यू लिखा होता तो पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर में मिस्टेक होता, लेकिन यहाँ जो जिसका ऑर्डर है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में है, तो आपको गलती नहीं करनी है चीज। सेकंड चीज देखो, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्सपेक्ट है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो ये भी सही है। अब देखो वर्क आ रहा है, वर्क नाउन की फॉर्म में, वर्क किसकी फॉर्म में, नाउन। माई कैसा केस है, पजेसिव, कैसा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव। बट एक चीज, माई किसके लिए यूज होता है भाई, माई किसके लिए यूज होता है। अब मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। हाँ, अगर यहां सेंटेंस का सिर्फ आई होता, यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ आई होता तो माई सही था, लेकिन आई के साथ कौन भी इंक्लूड है भाई, माधुरी भी इंक्लूड है। क्या भी इंक्लूड है, माधुरी भी इंक्लूड आई के साथ में, तो माई यूज नहीं हो सकता। माई यूज नहीं होगा तो क्या शब्द आएगा, आवर शब्द आएगा, क्योंकि इसमें आई इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है भाई, आई इंक्लूड है, तो इसमें क्या आएगा, आवर। अब माधुरी, मान लो आई नहीं होता, आई नहीं होता तो माधुरी के साथ उसकी फ्रेंड होती, मान लो प्लस हर फ्रेंड आता, उसकी कोई दोस्त होती, तो यहाँ माई का कोई सेंस नहीं रहता, क्योंकि माई तो सिर्फ आई के लिए, और आवर का सेंस भी नहीं रहता, क्योंकि आई में अगर मैं इंक्लूड था तब आवर आया। यहाँ तो दोनों ही थर्ड पर्सन है, और दो थर्ड पर्सन हुए तो दे आएगा, और दे का पजेसिव केस क्या बनेगा, देयर। मैं कुछ समझा रहा हूँ। हाँ, यहाँ आता यू एंड माधुरी, यू आता और माधुरी आता, तो आपको पता है इसमें यू शामिल है और माधुरी भी शामिल है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों शामिल है। प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड पर्सन, तो हो गए सेकंड पर्सन प्लूरल यू ही होता है, और यू का पजेसिव केस क्या आता है, यहाँ योवर आता। ओके, तो आपको इतना, हाँ, आई और यू एंड आई होता तब भी क्या आता भाई, आवर आता। क्या आता, आवर। क्यों भाई, इसमें आई इंक्लूड है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको देखना है कौन से दो आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड आया तो आपको कौन से के पजेसिव केस को आपको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट को। सेकंड और थर्ड आया, सेकंड और थर्ड आया तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सेकंड को। फर्स्ट और थर्ड आया तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट को। और अगर अकेले आ रहे हैं तो भाई उनके पजेसिव केस बन जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ क्या गलत था, माई, माई के स्थान पे क्या आएगा, आवर आएगा, माई के स्थान पे क्या आएगा, आवर। ठीक है, डेलीगेंटली बताया मैंने, इन्हें हार्ड वर्किंग मैनर, किसी भी मतलब कठिन परिश्रम करके कोई चीज की जाती है ना, तो ये क्या बोल रहा है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीगेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, कि हमने अपना कार्य धैर्यपूर्वक और मेहनत के रूप में किया है, मेहनती तौर पे किया है। क्यों भाई, क्यों, हमारे फ्यूचर के लिए। किसके लिए, जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए। ओके, आपको समझ आया होगा। ये बात ध्यान रखना, जो बात बताई जा रही है ये, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें, जो प्रोनाउन का पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली। मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था, सिंपल हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। आई डोंट थिंक, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है भाई, डू आता है, तो डू में नोट लगा हुआ है तो डोंट लिख सकते हैं, डू नोट को क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं।
कहीं भी डू आए या डज आया, डू डज में कोई फर्क नहीं होता, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। एक होता है डिड जो इसकी सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना इसके बाद मेन वर्ब श्योर आएगी, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। थिंक कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। थिंक ऐसी वर्ब होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आप क्या सोचते हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। मैंने बोला था एज के बीच में कौन सी डिग्री चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। कैसी डिग्री चाहिए भी, पॉजिटिव डिग्री। वाइजर तो पॉजिटिव नहीं होता, वाइजर तो नहीं है, वाइजर कैसा है, ई आर लगा है, वाइजर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइज। तो ये क्या बनेगा, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइज एज सोनाली। मुझे नहीं लगता कि नेहा है वो कितनी होशियार है, कितनी चतुर है, सोनाली जितनी चतुर है। सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या होता है भाई, बताओ कोई, कॉम्पिटेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। कॉम्पिटेंट के बाद में प्रपोजिशन आती है फॉर। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है केपेबल। क्या मतलब होता है भाई, केपेबल यानी समर्थ। क्या होता है, समर्थ, सक्षम। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, केपेबल। इसका सिनोनिम है केपेबल, और कॉम्पिटेंट का एंटोनिम हो जाएगा इनकेपेबल। तो आपको इतना पता होना चाहिए कॉम्पिटेंट लिखा है और इसके साथ में प्रपोजिशन क्या आती है, फॉर। कॉम्पिटेंट के साथ में प्रपोजिशन क्या आती है, फॉर। बट याद रखना केपेबल के साथ फॉर मत कराना। अगर फॉर दे रखा है तो गलत है, केपेबल फॉर नहीं होता, केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, मैं किसी चीज को करने में समर्थ हूँ। ही इज केपेबल ऑफ टीचिंग, वो पढ़ाने में समर्थ है। जनरली क्या होता है कि केपेबल के साथ तो ऑफ आएगा। आप ये मत सोचना कि सिनोनिम में तो सेम प्रपोजिशन चलेगी। सिनोनिम शब्द सिनोनिम होते हैं, प्रपोजिशन सेम नहीं होती। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, केपेबल, कॉम्पिटेंट फॉर दिस स्पोर्ट। मुझे नहीं लगता कि नेहा सोनाली जितनी होशियार है, सो इसलिए सी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। वो इस जॉब के लिए क्या नहीं है भाई, योग्य नहीं है, केपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है। आया समझ में, सारी चीजें नोट कर सकते हो। ही कमांडेड रीना एज इफ ही वॉज हर हस्बैंड। ध्यान रखना एक बात सिंपल सा है, इफ है ना इफ, ये तो एज इफ है। एज इफ का मतलब होता है सपोज। एज इफ का मतलब क्या होता है, सपोज। तो दो चीजें होती है, वो चीज क्या है, सपोज के साथ इफ नहीं आता। सपोज के साथ क्या नहीं आता, इफ नहीं आता। ये रूल होता है सुपरफ्लूस का। किसका होता है, सुपरफ्लूस का होता है। सुपरफ्लूस यही होता है कि आप शब्दों का अनावश्यक रूप से यूज करते हो। सपोज का मतलब भी क्या होता है, अनुमान लगाना, और इफ भी क्या होता है, अनुमान, कंडीशनल के लिए आता है, शर्त लगाने के लिए आता है। तो सपोज के साथ इफ नहीं आता। दूसरी चीज, एज इफ का मतलब क्या होता है, सपोज है। जब इफ आता है ना, इफ के बाद जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जनरली क्या नहीं आता, वोज नहीं आता। याद रखना, सिंपल सेंटेंस होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट में वोज चला जाता है, लेकिन यहाँ चाहे सिंगुलर हो इफ के बाद में सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, वर्ब जो आएगी वो याद रखना वोज नहीं आएगा। वो क्या आएगा, वर का यूज होगा। वो किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। तो इफ वर आएगा। इज द पॉइंट क्लियर। तो याद रखना, ही कमांडेड रीना, उसने रीना को ऐसे आदेश दिया, मानो ही वॉज हर हस्बैंड, कि वो क्या है, उसका हस्बैंड। सॉरी, कि उसका क्या है, वो हस्बैंड हो। तो इफ के बाद में यहां वॉज गलत है, यहां क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा भाई, वर हो जाएगा। ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है। देखो क्या होता है, इंग्लिश का अगर ग्रामर रूल देखा जाए तो इसके दो रूल होते हैं एज इफ के। मैं बता देता हूं आपको। वो क्या होते हैं कि अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल रहा है, कौन सा टेंस मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल। तो याद रखना एज इफ के बाद में वॉज नहीं आता। वॉज तो कभी नहीं आएगा, आएगा वर। क्या आएगा भाई, वर आएगा। ओके। जैसे एग्जांपल क्या लिखा मैंने, ही रिएक्ट्स एज इफ ही ब्लैंक अ चाइल्ड। मतलब वो ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे रिएक्ट करता है जैसे क्या हो, एक बच्चा हो। बात समझ में आई। तो यहां अनुमान लगा रहा है, तो अनुमान लगाने के लिए क्या जाएगा, वर। एक ही ऑप्शन है वर आपके पास, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो, रिएक्ट्स है तो।
ओके, ही रिएक्ट्स एज इफ ही वर ए चाइल्ड, वो क्या है, बच्चा हो ऐसे रिएक्ट करता है, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर अपने अंदर रिएक्ट करता है, चाइल्डिश बिहेवियर को रिएक्ट करता है। अगर एक कंडीशन और बन सकती है भाई, पहली कंडीशन तो ये थी कि प्रेजेंट सिंपल तो वर आ जाएगा, दूसरी कंडीशन एक और बन सकती है, वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है दूसरी कंडीशन कि एज इफ से पहले अगर पास्ट सिंपल समझते हो, मैन वर्ब की कैसी फॉर्म भाई, सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म दे रखी हो तो सेकेंड फॉर्म आती है ना, तो एज इफ के बाद में दो कंडीशन है, वर्ब भी यूज कर सकते हो आप, वर्ब भी गलत नहीं है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी गलत नहीं है, यानी पास्ट परफेक्ट भी गलत नहीं होता, दोनों को सही माना गया है। कुछ बुक्स में आपको वर्ब भी सही है, कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था इस टाइप से तो वर्ब माना गया था, और कुछ बुक्स में हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मेंशन की गई है, तो दोनों सही है। तो लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, वर्ब को, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ, वर्ब आएगा, दोनों आ सकते हैं मैंने बताया। तो यहाँ मैंने हैड भी नहीं लिखा, मैंने वर्ब लिखा है। इज द पॉइंट क्लियर?